आज हमने जो फर्स्ट टॉपिक करना है वो है टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क जो है इसे आप टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। जब भी किसी बॉडी में आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स के जरिए असर अगर बॉडी जो है किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो आप कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। आप दरवाजे पे पुश करते हो, दरवाजा जो है वो हिंजेस के अराउंड, जो कब्जे लगे होते हैं हिंजेस, उनके अराउंड दरवाजा जो है वो रोटेट करता है। उन हिंजेस को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो दरवाजे के अंदर आप कह सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है फोर्स के जरिए से। जब दरवाजा आप रोटेट करवाते हैं, चाहे खोलते हैं चाहे बंद करते हैं, पुश या पुल करने से, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। रिजिड बॉडी क्या है? अ, हम ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हर दो पार्टिकल के दरमियान बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। आप कह सकते हैं कि हो सकता है नैनो स्केल पे हो, नैनोमीटर। लेकिन हम थोड़ा ऐसे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं जिनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि ये सेपरेशन है दोनों के दरमियान। तो जब आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस सपोज डी डिस्टेंस है, अगर फोर्स लगाने के बाद भी इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस डी ही रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी रिजिड है। अब अगर टेनिस बॉल की आप एग्जांपल लेते हैं तो टेनिस बॉल पे एक पॉइंट आप ये लेते हैं सपोज पॉइंट P1, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लेते हैं P2, और आप फोर्स लगाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपको पहले डी नजर आ रहा है, फोर्स लगाने के बाद ये आपका जो बॉल है वो यूं पिचक जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस डी नहीं रहेगा बल्कि डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टेनिस बॉल आपका रिजिड बॉल नहीं है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर फोर्स लगाने से बॉडी के ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान वाला डिस्टेंस अगर चेंज ना हो तो इसका मतलब वो बॉडी रिजिड। अगर वो डिस्टेंस चेंज हो जाए फोर्स लगाने के बाद, या आप यूं कह लें कि आपकी बॉडी डिफॉर्म हो जाए, तो ऐसी बॉडीज को रिजिड बॉडी नहीं कहा जाता। जो डिफॉर्म हो जाती है वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाती। लेकिन अगर आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिफॉर्म नहीं होती तो फिर वो बॉडी रिजिड है। यानी दो तरीकों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वो चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा बॉडी जो है वो डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब है कि बॉडी रिजिड बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले बता दिया है कि जब भी कोई बॉडी आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो किसी लाइन के अराउंड या किसी एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करती है तो उसे आप कहते हैं कि उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। पंखे का मिसाल ले लें आप। आपके पंखा जो रूम में लगा है और वो चल रहा है, तो उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ये माइंड में रखना है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फैन चल रहा है, आप नीचे लेटे हुए हैं, तो बताएं टॉर्क की डायरेक्शन किधर है। तो टॉर्क की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू है, यानी आपकी तरफ है, या डाउनवर्ड आप कह लें। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। जिस लाइन के अराउंड कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, उसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। ये फिगर में आप देख सकते हैं। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर आप इधर फोर्स अप्लाई करते हैं यूं, तो इसी तरीके से इस लाइन को आप बढ़ा दें इधर आके, तो ये सारा का सारा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो चूंकि इस फिगर में जो फोर्स है वो अब डायरेक्शन में लग रही है, तो लिहाजा ये सारा का सारा जो है ये आपकी लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ फोर्स है। मूवमेंट आर्म क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन नजर आ रहा है, इसके अराउंड बॉडी ने रोटेट करना है, और ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे आप कहते हैं मूवमेंट आर्म। अब जो टॉर्क है किसी भी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। नॉर्मली आप इसे आर क्रॉस एफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो यही है कि आपका जो रेफरेंस आपने लिया होगा है उसी का डिफरेंस है। आर क्रॉस एफ भी यूज हो सकता है, एफ क्रॉस आर भी यूज हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, जो कन्वेंशन है, जो रिवायत है टॉर्क को रिप्रेजेंट करने की, वो यही है कि आपने आर क्रॉस एफ यूज करना है। लेकिन अगर आप एफ क्रॉस आर भी यूज करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका आंसर के साथ एक माइनस बाय अपीयर होगा, और वो माइनस सिर्फ आपको यही बता रहा है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अगर पहले अपवर्ड थी तो बाद में क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर पहले टूवर्ड्स राइट है तो बाद में टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। यानी फार्मूला चेंज करने से डायरेक्शन पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, आपका जो आंसर की मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ऐसे आप एफ क्रॉस आर लिखें या आर क्रॉस एफ लिखें, टेक्निकली ये ठीक है सिर्फ, लेकिन इसमें डिफरेंस याद रखें कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस आएगा। वो आपकी जो है, आपने जो रेफरेंस लिया हुआ होगा, अगर आप उसी न्यूमेरिकल को आर क्रॉस एफ से सॉल्व करते हैं और आपका जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, फिर आप कहते हैं नहीं मैं एफ क्रॉस आर से सॉल्व करता हूँ, तो फिर मैग्नीट्यूड वही होगी लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या आएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो यहाँ से टॉर्क से आप नोट कर सकते हैं कि टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स और दूसरा मूवमेंट आर्म, जो कि अभी ऊपर हमने पढ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क जो है वो
आर और एफ पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अमूमन हम अपने काम आसान करने के लिए हम फोर्स तो हम ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे हम उतनी ज्यादा अपनी एनर्जी जाया कर रहे होंगे, तो लिहाजा हम एनर्जी बचाने की कोशिश करते हैं। बाद बात अगर कोई नट खोलना है या इस तरह स्पैनर को यूज करके आपने कोई काम करना है, ये अमूमन बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होती हैं उनके जब टायर को खोला जाता है तो उनके नट जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ टाइट किए होते हैं, तो वहाँ पे फिर फोर्स तो ज़्यादा इतनी होती नहीं है आदमी में कि वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगाए कि वो नट खोल सके, तो वहाँ पे फिर टॉर्क क्योंकि हमने प्रोड्यूस करवाना है, यानी घुमाव का असर प्रोड्यूस करवाना है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, तो ये वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसके दो ही तरीके हैं, या आर इंक्रीज कर दें या एफ इंक्रीज कर दें। एफ तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं फिर मूवमेंट आर्म बढ़ा लेते हैं, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, आर को मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर देते हैं, जितना ज़्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कम फोर्स से भी आप उस नट को खोल सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जो स्पैनर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो। ये स्पैनर ऊपर यहाँ बना हुआ है, ये देख लें, ये दो स्पैनर दिखाए गए हैं। अब इस स्पैनर से अगर आपने कोई नट खोलना है तो वो आसान होगा बजाय इसके कि आप इस स्पैनर से खोलें, क्योंकि इसका जो मूवमेंट आर्म है वो छोटा है, इसका मूवमेंट आर्म यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका मूवमेंट आर्म है, और इसका मूवमेंट आर्म आप देखें तो ये इसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा है। तो मूवमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा उतना ही नट आप आसानी से खोल पाएंगे। ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी एनर्जी भी बचाएं, इसलिए फिर आपको एक लंबा स्पैनर चाहिए होगा जिसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो। फिर क्या करते हैं लोग, स्पैनर को इतना लंबाई का होता नहीं है तो लोग इसके अंदर पाइप डाल लेते हैं, पाइप डाल के मूवमेंट आर्म ज़्यादा कर लेते हैं। मसलन ये पाइप है, ये इस तरह पाइप डाला जाता है, ये लोहे का एक रॉड ले लिया जाता है या पाइप ले लिया जाता है, उसके अंदर स्पैनर का जो एक सिरा है वो थोड़ा सा डाल दिया जाता है, अब यहाँ पे फोर्स लगाई जाती है। ठीक। अब आपको ये सारे का सारा मूवमेंट आर्म हो गया, यहाँ तक सारा जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है सारा मूवमेंट आर्म है। तो जितना ज्यादा आप मूवमेंट आर्म बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही नट खोलना आसान होगा, यानी उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, क्योंकि आर का एफ है तो आर का यूनिट मीटर होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो लेंस का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर बनता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप टार्क को देखें तो टार्क आपका कुछ इस तरह बनता है, आर क्रॉस एफ, ये कन्वेंशन है, यही फार्मूला यूज होता है। तो इसको आप ओपन करते हैं तो ये बनता है आर एफ साइन थीटा। तो आप टार्क को दो तरीकों से बयान कर सकते हैं, आर आगे ब्रैकेट में लिखें एफ साइन थीटा, या आप लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ, एफ आगे ब्रैकेट में लिखें आर साइन थीटा। तो अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये बनता है आर, अगर एफ साइन थीटा का मतलब है फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये। और अगर इसको आप लिखते हैं तो ये बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर ये। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में फोर्स के अगर आप दो कंपोनेंट करते हैं, ये एक फोर्स एफ है, इसके दो कंपोनेंट आप बनाते हैं, एक एफ एक्स बनाते हैं और एक एफ वाई बनाते हैं, तो फार्मूला में ये बता रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ एक्स का कोई रोल नहीं होता, टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, क्योंकि एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। सिमिलरली जो मूवमेंट आर्म आर है उसका भी अगर आप गौर करें तो उसके भी अगर आप मूवमेंट आर्म आर के भी दो कंपोनेंट बनाते हैं, ये मूवमेंट आर्म है, ये आर कॉस थीटा और ये ऊपर आर साइन थीटा। तो यहाँ से भी जाहिर है कि जो आर कॉस थीटा है एक्स कंपोनेंट, इसका कोई रोल नहीं है टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में, टॉर्क जो प्रोड्यूस करवाता है वो मूवमेंट आर्म का वर्टिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस करवाता है। तो ये बात भी अंडरस्टैंड कर लें, टॉर्क प्रोड्यूस करवाने में फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट का रोल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता। बाकी ये भी है कि इस फार्मूले से आप ये भी देख सकते हैं, आर क्रॉस एफ है, और एफ साइन थीटा के एंगल सेम हो, एंगल को अगर आप सेम करें तो फिर अगर मूवमेंट आर्म और फोर्स डिफरेंस भी हो तो टॉर्क सेम प्रोड्यूस हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था कि मैस और वेलोसिटी डिफरेंट भी हो तो भी मोमेंटम सेम हो सकता है। एक बॉडी का मैस आप 20 ले लें और उसकी वेलोसिटी आप 5 ले लें तो मोमेंटम आपका पास आ जाएगा 100। बिल्कुल इसी तरह आप मैस जो है वो 5 कर दें और वेलोसिटी जो है वो 20 कर दें, फिर भी मोमेंटम क्या आएगा, 100 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो बॉडियां जिनके मैस भी डिफरेंट है और वेलोसिटी भी डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप थीटा को फिक्स कर देते हैं, थीटा जो है वो फिक्स कर देते हैं, तो फिर दो डिफरेंट बॉडी जिनका आर और एफ दोनों डिफरेंट है उनका टॉर्क सेम हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग रहा है और क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग रहा है, तो अगर वो बॉडी बैलेंस है यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सेम है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या होगा, वो बॉडी को बैलेंस कर रहे होंगे और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी वजह से जो इस बच्चे की वजह से जो लेफ्ट राइट साइड पे बैठा है इसका जो टॉर्क है वो नीचे है, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज है,
क्योंकि क्लॉक भी ऐसे ही चलता है। ये ये क्लॉक चलता है। और इस जो लेफ्ट साइड पे जो बच्ची बैठी है, इसका जो टॉर्क बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसी बॉडी पे लगने वाले दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं तो वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, बॉडी रोटेट नहीं करती, और इस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। कन्वेंशन ये है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। ये भी आपसे न्यूमेरिकल करवाया जा सकता है कि दो बॉडीज हैं, तो उनको आपने बैलेंस करना है। यानी आपको इस तरह कहा जाता है कि ये एक वेज है, इस वेज के ऊपर एक ये स्केल पड़ा है, और इसके साथ एक वेट या मैस आपको दे दिया जाता है कि ये एक मैस हैंग कर रहा है 20 kg का, 20 kg का मैस हैंग कर रहा है। और इसका जो मूवमेंट आर्म है, इसका मूवमेंट आर्म ये बनता है यहाँ तक, क्योंकि इसने इस वेज के अराउंड रोटेट होना है, तो लिहाजा यहाँ पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और इधर उसने रोटेट होना है, तो ये सारा इसका मूवमेंट आर्म है। ये हम सपोज कर लेते हैं कि 10 मीटर है। अब आपसे कहा जाता है कि जी बताएं, अगर हमारे पास 10 kg का वेट है, वो कहाँ पे हैंग किया जाए, कितने डिस्टेंस पे हैंग किया जाए, ताकि जो ये आपका स्केल है ये बैलेंस हो जाए। तो वो आपसे एक्चुअली क्या पूछ रहा है, वो एक्चुअली आपसे आर पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने लटकाना है वो 10 kg वाला मैस। ये आपको 10 kg दिया हुआ है, तो ये आपने वही मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज करना है, यानी क्लॉक वाइज टॉर्क को एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क के इक्वल करना है। तो क्लॉक वाइज टॉर्क आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, ये आपके पास वेट भी दिया हुआ है, आपका मूवमेंट आर्म भी दिया हुआ है, तो आर क्लास है फाइंड कर लेना है, और फिर उसको इक्वल कर देना है आपने इस साइड वाले जो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क उसको इक्वल कर लेना है, और आपने आर फाइंड कर लेना है। ये आपकी असाइनमेंट है, जरा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आंसर आता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी बगैर रोटेशन के, ठीक है, विदाउट रोटेशन, वो मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है, तो ये सेंटर ऑफ मैस होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो एंटायर मैस है वो वहाँ पे सारे का सारा एक्ट कर रहा होता है या कन्फाइंड होता है। तो ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे स्टार्ट में, ये रीड करने वाली हैं। इसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मैस की तरह ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है, यानी अगर आप उस बॉडी पे उस पॉइंट पे उस बॉडी को सपोर्ट करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। ये कुछ बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिए हुए हैं। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करना है, उसके डायगोनल लें, और डायगोनल जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसी तरह अगर कोई सर्कुलर चीज है तो सर्कुलर चीज का जो अपना सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की भी डायगोनल लें, और डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे होंगे वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ट्राई एंगल है तो ट्राई एंगल के आपने मीडियंस लेने हैं। ठीक है, मीडियंस हमने जब 8 के यूनिट डिस्कस किए थे, तो मैथ 8 का मैथ हमने जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने मीडियन पढ़े थे, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। फर्क करें, ये एक ट्रायंगल है, तो मीडियन क्या होते हैं, किसी एक वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स मैंने ले लिया वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स को सामने वाली जो लाइन है साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाना आपने, मिड पॉइंट से। ये ये एक मीडियन है। इसी तरह आप इस वर्टेक्स बी से सामने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट से आप इसको मिला दें, तो ये दूसरा मीडियन है। सिमिलरली आप ये जो वर्टेक्स सी है इसको सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से मिला दें, तो ये तीसरा मीडियन है। तो ये तीनों मीडियन जहाँ पे कट करते हैं ये जो है पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अगर कोई ट्रायंगल है तो। नेक्स्ट आपके पास है रिंग है, तो रिंग का भी जो अपना सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो अपना एक्सिस होता है, ये सारा सिलेंडर का एक्सिस है, तो इस एक्सिस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड करना है, इरेगुलर शेप आपके पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए प्लम लाइन यूज होती है। ठीक है, प्लम लाइन जो है ये अमूमन जो लोग मकान बनाते हैं उनके पास होती है, और ये देखने के लिए यूज होती है कि जो दीवार है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं डिक्लाइन या इंक्लाइन तो नहीं है। तो ये इस तरह की शेप होती है, ये इसके साथ स्ट्रिंग होती है, और नेक्स्ट इसके साथ इसकी इस तरह की शेप होती है, ये प्लम लाइन। तो इसकी मदद से आप किसी भी इरेगुलर शेप की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कपल जब भी
दो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स अप्लाई होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर कपल प्रोड्यूस हुआ है। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऑफ कोर्स वो अनलाइक होंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो ज़ाहिर है एक अगर लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये बॉडी है, ये बॉडी, और दूसरी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और अगर गौर करें तो दोनों के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे? ये जो टॉर्क है ये इधर आ रहा है इस तरह, ये एंटी क्लॉकवाइज, और इसको भी अगर आप गौर करें तो ये भी क्या बन रहा है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होनी चाहिए, या आप यूं कह सकते हैं कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो दो अलग अलग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या करते हैं जी, दोनों मिलकर बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। जब बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होती है इस तरह, तो अनलाइक पैरेलल फोर्स की वजह से तो हम कहते हैं ये कपल प्रोड्यूस हुआ है। और इसका फार्मूला वही होता है बिल्कुल जो टॉर्क के लिए आपने पढ़ा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि जो आपका आर है ये डबल हो जाता है, क्योंकि ये अगर स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा आर है। तो इस फोर्स के लिए ये जो लेफ्ट राइट साइड वाली फोर्स लग रही है ये वाली, इसके लिए आप ये आर लेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे ये नीचे फोर्स लग रही है इसके लिए आप ये आर लेंगे, तो आपका टोटल 2 आर हो जाएगा। तो ये किस्म का टॉर्क ही होता है, क्योंकि ये भी बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा कर रहा है। तो टॉर्क भी बॉडी में रोटेशन पैदा करता है। कपल में सिर्फ इसको नाम के लिए डिफरेंशिएट किया गया, बाकी बात वही है। ये भी रोटेशन पैदा कर रहा है, टॉर्क भी रोटेशन पैदा करता है। सिर्फ ये है कि इसमें दो फोर्सेज लग रही हैं, और दोनों के दोनों इक्वल फोर्सेज लग रही हैं, लेकिन अनलाइक फोर्सेज हैं। अनलाइक हैं या अनपैरेलल फोर्सेज कह रहे हैं, एंटी पैरेलल फोर्सेज कह रहे हैं। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 2R क्रॉस है, क्योंकि फोर्स सेम है। जितनी फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाए उतनी फोर्स आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लगानी है। ये इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं, जो उसने कपल का फार्मूला बनाया है। हमने पढ़ा था पहले टॉर्क के लिए एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ। तो एफ तो ऐसा कैसे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए भी आया हुआ है। और ये ए भी क्या चीज़ है, ये ए भी वही है कि ये आपका वो स्टेयरिंग का इंटरनल डायमीटर था। ये ऑफ कर लें, एक फोर्स इधर लग रही है, इसको उसने ओ ए कह दिया है, और इधर फोर्स नीचे लग रही है इसको बी कह दिया। तो एक के लिए ओ ए, दूसरे के लिए ओ बी। तो आपने टोटल डिस्टेंस ले लेना है, यानी दोनों जो फोर्सेज लग रही हैं उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ए बी है, तो यहाँ पे उसने ए बी ले लिया। ये 2R भी हो सकता है अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, यानी इधर आ रहा है, सॉरी, अगर ये दोनों मूवमेंट ऑफ फोर्सेज इक्वल हैं, यानी इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि ये इक्वल नहीं है, तो फिर आपने दोनों का जो डिफरेंस दिया हो, दो जो डिस्टेंस दिया होगा उसको आपने ऐड करना है। यानी सपोज अगर ये कहता है कि ये 5 मीटर है और इधर कहता है वो 10 मीटर है, तो आप इन दोनों को ऐड करके 15 मीटर लिखेंगे, आर की वैल्यू 15 मीटर लिखेंगे। इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी जो है उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। तो रेस्ट पे होने का मतलब यही है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका मतलब यही है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही होती, तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के आगे दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स के साथ है, यानी तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। वो आगे हम कंडीशन में देखते हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये है कि बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तमाम फोर्स का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे लगने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, राइट साइड पे लगने वाली तमाम फोर्सेस के सम के, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस के सम के। सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है। तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन ये सम भी पता होना चाहिए कि सम कैसे लेना है। लेफ्ट वाली फोर्सेस को आपस में सम लेना है और राइट वालों का आपस में सम लेना है। ये ना हो कि लेफ्ट वाली का सम और अपवर्ड वाली का सम आप लेते हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना। लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाली में ही ऐड करना है और राइट वाली को राइट में ही ऐड करना है। सिमिलरली अपवर्ड फोर्सेस को आपस में ऐड करना है और डाउनवर्ड लगने वाली तमाम फोर्सेस को आपस में ऐड करना है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एफ एक्स का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट वाली फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, और सिग्मा वाई का मतलब है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब पहली कंडीशन पूरी हो जाती है तो इसका मतलब बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड कंडीशन ये है कि बॉडी के ऊपर लगने वाले जो तमाम टॉर्क्स हैं, तमाम टॉर्क का सम जीरो होना चाहिए। और जब बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम टॉर्क का सम जीरो हो जाता है तो फिर आपकी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपकी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई हो रही हो, दूसरी होल्ड ना करी, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनली तो मूव नहीं कर रहा, यानी लेफ्ट राइट तो मूव नहीं कर रहा, अपवर्ड डाउनवर्ड तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी जगह पे रहते हुए घूम सकता है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन होल्ड करती है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि बॉडी अब घूम भी नहीं सकता। यानी पहली बॉडी का तल्लक है अपनी जगह से हिलना नहीं है।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी अपनी जगह पे फिक्स हो गया है, आगे पीछे हरकत नहीं कर रहा, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन अगर होल्ड नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो अपनी जगह पे रहते हुए घूम सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है फिर वो घूमने वाला काम भी खत्म हो जाता है। बॉडी ना तो आगे पीछे मूव कर रहा है, ना अप डाउन मूव कर रहा है, और ना ही घूम रहा है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं? तीन किस्म की स्टेट्स हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, मिनिमम। और जब आप बॉडी को ऊपर उठाते हैं, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, तो वो अपनी असल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन दोबारा रिटेन कर लेता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अब अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अनस्टेबल में क्या है, इसका उल्ट कर लें, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं। अनस्टेबल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। और उसको जब आप डिस्प्लेस करते हैं अपनी असल पोजीशन से तो वो वापस नहीं आता। स्टेबल में वो असल पोजीशन वापस रिटेन कर लेते हैं, असल पोजीशन पे वापस आ जाता है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब आप बॉडी को अपनी असल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो वापस असल पोजीशन को रिटेन नहीं करता, बल्कि कोई नई पोजीशन अटेन कर लेता है। और फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, ये भी याद रखें। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आफ्टर डिस्प्लेसिंग द बॉडी, बॉडी को जब आप डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब आप बॉडी को उठाते हैं अपनी असल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी आप पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। पहले वो मिनिमम पे होता है, उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं, स्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी को आप उठाते हैं तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन वो फौरी अपनी असल पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी अपनी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा मिनिमम कर लेता है। नेक्स्ट है नेचुरल इक्विलिब्रियम। ये अमूमन इस तरह की गोल चीजें जो होती हैं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बॉडी को छेड़ने से बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन चीज़ों के लिए है कि आप जिस तरह ये गोल आपके पास बॉल है, इसको जब आप मूव करवाते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो बॉडीज हैं, उनको जब आप उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डिस्प्लेस आप उन्हें करवाते हैं, तो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह की चीज़ों को आप, इस तरह के इक्विलिब्रियम को आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो मेलों में इस तरह के आपको करतब दिखाए जाते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ही है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि गाड़ियों के जो बेस होती है वो हमेशा बेस को हैवी रखा जाता है। हैवी रखने की वजह ये है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिनिमम हाइट पे हो। जिस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम हाइट पे होता है, ग्राउंड से कम फासले पे होता है, वो उतनी ही स्टेबल होती है, उसको गिरने के खतरात उसके कम होते हैं। ये कार होती है, कार के उल्टने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपके पास डेवो बसेज हैं, उनके उल्टने के खतरात ज्यादा होते हैं, क्योंकि डेवो बस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अर्थ से काफी ऊंचा होता है एज कम्पेयर टू कार के। तो जो डेवो बसेज हैं उनका भी यही किया जाता है कि उनकी बेस जो है वो ज्यादा हैवी रखी जाती है, ताकि उनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम से कम हाइट पे शिफ्ट हो जाए। ये मकसद होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डाउनवर्ड शिफ्ट करने का, कि उनकी आप बेस को हैवी कर दें। उधर जो मैस कंसंट्रेशन है वो आप ज्यादा कर देंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होने का फायदा ये होगा कि कहीं पे भी गाड़ी उल्टने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसी तरह अमूमन अगर पैसेंजर जो है वो गाड़ी में खड़े हैं, ये एक पैसेंजर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये एक पैसेंजर है, ठीक है। इसका अगर ओरिजिनल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पैसेंजर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करते हैं कि हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ये। तो अगर ये अपनी टांगे खोल लेता है, यानी इस पोजीशन में ये खड़ा होता है, ये टांगे खोल लेता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे था वो शिफ्ट होकर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट होता है उतना ही बंदा स्टेबल होता है। तो जब पैसेंजर इस तरह गाड़ी में खड़े होते हैं तो वो अपनी टांगे खोल लेते हैं, उसकी वजह ये होता है कि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी की रीजन एक ही है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है।